नमस्कार साथियों, डिवाइन पैरामेडिकल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों से स्टूडेंट के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होने वाला है, सर फॉर्म कब से चालू हो रहे हैं, सर हमारा जो है एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, सिलेबस में क्या रहने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट जो है पैरामेडिकल के बैचलर कोर्सेज कर सकते हैं। तो आज उन्हीं सभी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आज पूरी इंफॉर्मेशन की अपन बात करेंगे, सारी अपन चीज यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल होते हैं, क्या उनका एज क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सा स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से कोर्सेज कर सकता है, पैरामेडिकल के अंदर ऑल मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स हैं, इन सभी के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो, ये आपके लिए सबसे मेन खुशखबरी है कि आपके आरयूएचएस पैरामेडिकल के जो फॉर्म है वो फॉर्म आपके क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। पैरामेडिकल के जो फॉर्म है वो क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों, आज अपन इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, पूरे पैरामेडिकल के बारे में अपन डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है, पहले मैं अपनी चीज की जो शुरुआत है एक इंपॉर्टेंट चीज से बात करने वाला हूं। तो साथियों, एक चीज का हमें ध्यान रखना है, पहला जो हमारा है, सोचो मत शुरुआत करो। क्या करना है, सोचो मत शुरुआत करो। किसी भी चीज के बारे में अपन को एक बार सोचने के बाद में हमें उसकी क्या करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। जैसे ही एक बार चीज की शुरुआत होती है तो उसके मार्ग के अंदर आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाती हैं, सॉर्ट आउट होती जाती हैं। आगे अपन देखते हैं, वादा मत करो, साबित करो। जो भी चीज है उसको हमें क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। उसको क्या करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है हमें। जैसे पैरामेडिकल की अपन बात करते हैं तो हमें क्या करके दिखाना है, सिलेक्शन लेके दिखाना है। आगे जो अपन बात कर रहे हैं, तीसरा देखो, बताओ मत, करके दिखाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आज अपन कोई भी चीज करते हैं तो उससे पहले अपन उसके बारे में पता नहीं कितने लोगों से हम उसके बारे में क्या करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। तो जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके बारे में आप अपनी सीक्रेसी और अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए उसको हमें क्या करके दिखाना है, करके दिखाना है। तो आइए अपन जो है आगे जो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो देखिए साथियों, आपका जो है पैरामेडिकल के बारे में जो अपन बात कर रहे थे कि हमारे सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन बुकलेट के अंदर अपन जो है डिटेल के अंदर अपन बात कर रहे हैं। ये जो अभी पैरामेडिकल के लिए जो फॉर्म निकले हैं वो मेनली पीजी और यूजी दोनों कोर्सेज के लिए हैं। तो देखो साथियों, यहाँ पर अगर मैं पीजी की बात करता हूँ तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्सेज है वो अपना आरयूएचएस जो होता है वो 2 कोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल करवाता है, 2 कोर्सेज करवाता है। पहले की अपन बात कर रहे हैं आपका एमएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट बीआरटी पास आउट है उनके लिए एमएससी करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो पीजी कोर्सेज के अंदर आपका एमएससी हो गया। दूसरा है, जो स्टूडेंट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो भी डिप्लोमा कर सकते हैं। आपका जो एमएससी रेडियोलॉजी जो है वो कितने साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा। और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर यदि अपन कोई डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो वो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, 1 ईयर रहेगा। दूसरी चीज देखो, ये तो आपके 2 यूजी कोर्स और आपके पीजी कोर्सेज हो गए। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, आपके यूजी कोर्सेज की अपन बात कर रहे हैं। तो आरयूएचएस जो होता है मेनली 3 प्रकार की यूजी कोर्सेज हमें प्रोवाइड करवाता है। तो देखो यहाँ पर अपने पास में 3 कोर्स है। पहला जो आपके पास में कोर्सेज है वो है बी ऑप्थो। बी ऑप्थो को देखो आप किस नाम से जानते हैं, बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। किसके नाम से जानते हैं आप इसको, बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। तो पहला कोर्स अपना ये हो गया, बैचलर ऑफ जो अपन बात कर रहे हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट अगर ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं आप बी ऑप्थो। तो जो स्टूडेंट
ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो उनके लिए हमारे पास कौन सा कोर्सेज है, आरयूएचएस कौन सा कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका, 3 इयर्स रहेगा। दूसरा यूजी कोर्स है अपने पास में, आपके पास में कौन सा है, बीएमएलटी, जिसको क्या बोलते हैं आप, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट मेडिकल लेबोरेटरी या पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो उसके पास में जो कोर्सेज हैं वो है बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तीसरा जो यूजी कोर्स है वो है बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, बीआरटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीनों कोर्सेज हैं वो 3 इयर्स के होते हैं। ठीक है, एक चीज देखो भाई, यहाँ पर जो आपका जो बीएमएलटी कोर्स है, इस बीएमएलटी कोर्सेज के अंदर इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो 3 इयर्स तो रहता ही है, प्लस 6 मंथ का आपका यहाँ पर क्या रहता है, इंटर्नशिप रहता है। 6 मंथ का जो है क्या रहता है, इंटर्नशिप रहता है। तो जो स्टूडेंट बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का जो कोर्स करना चाहते हैं तो वो 3 इयर्स का तो रहेगा ही, साथ में उसके साथ क्या रहेगा, 6 मंथ का इंटर्नशिप रहेगा। तो इस तरह से अपने पास यूजी के लिए कितने कोर्सेज है, 3 कोर्सेज हैं। चलो देखो आगे अपन बात करेंगे। नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनको अपन स्पेशली क्या करके रखना है, ध्यान रखना है अपन को। तो मैं उसी के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पर जो है जो इंपॉर्टेंट डेट्स की जो अपन बात कर रहे हैं, आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके 18 अगस्त से आपके जो फॉर्म हैं पैरामेडिकल के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं लास्ट डेट, जो फॉर्म फीस डिपॉजिट कराने की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी, क्या रहेगी, 5/9/2022। तो इस डेट से पहले पहले अपन को क्या करना है, इस एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है उसे हमें क्या करना है, फिलअप करना है। दूसरी चीज देखो कि यदि अपन बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने फीस जमा करा दी, फीस जमा कराने के बाद में यदि आपने अपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो उसके लिए आपको 1 दिन और मिलता है, और वो आपको 6 तारीख जब तक है आपको फॉर्म को क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है। आप देखो उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आप प्रिंट आउट वगैरह जो है ये सब चीजें जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, इन सर्विस कैंडिडेट का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एज ए लैब टेक्नीशियन जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या कोई असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जॉब कर रहा है, तो उनको बोलते हैं आप इन सर्विस। तो जो इन सर्विस वाले कैंडिडेट है उनके लिए जो लास्ट डेट है वो क्या है आपका, 13 सितंबर। ठीक है, इसके बाद में देखो बात आती है एडमिट कार्ड्स की। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपका जो ये एग्जाम होने वाला है वो सितंबर में होने वाला है, तो आपके लगभग 10 सितंबर के अराउंड आपके एडमिट कार्ड जो है वो क्या आ जाएंगे, वेबसाइट पे आपको क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। बात आती है आपका एग्जाम की, तो आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस होगा। क्या रहेगा, सीबीटी बेस, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा आपका। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन की जो डेट है आपकी वो 3rd या 4th वीक जो है आपका सितंबर का, उसके अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपका एग्जाम डेट भी लगभग क्या हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है कि सितंबर के 3rd या 4th वीक के अंदर आपका ये ऑनलाइन एग्जाम कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आगे देखो, चलो अब बात आती है, अपन बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करना चाह रहे हैं कि भाई आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो जो अनरिजर्व कैटेगरीज की जो स्टूडेंट है, जिसकी अपन बात कर सकते हैं जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो आपकी फ़ीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 1800 रुपये रहेगी। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के अंदर SC ST
और जो दूसरी जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका जो फी रहेगा वो कितना रहेगा 900। तो ये अपने फॉर्म का क्या रह गया, पेमेंट हो गया, फॉर्म की जो है आपकी क्या हो गई, फीस वगैरह हो गई। आगे देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसकी बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पीजी कोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो पीजी कोर्सेज के अंदर आप देखो कि जो भी स्टूडेंट एमएससी इन रेडियोथेरेपी के अंदर करना चाहता है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, वो बीआरटी क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीआरटी क्वालिफाइड होना चाहिए। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिग्री के अंदर एग्रीगेट जो मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, 55% होनी चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 50% आपका बीआरटी के अंदर या डिग्री के अंदर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है जो भी आपने बीआरटी की है वो आपका आरपीएमसी क्या होना चाहिए, जो भी आपकी काउंसिल है, पैरामेडिकल काउंसिल है, उससे क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। अब देखो दूसरा पीजी के अंदर अपन ने बात की थी, पीजी डिप्लोमा की बात की थी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो जो स्टूडेंट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो एक तो क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस और दूसरा क्या हो जाएगा, बीएससी। बीएससी जो आपका सीबीजेड होता है आपका केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो वो स्टूडेंट भी, किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए अगर सिंपल बीएससी किया है तो वो स्टूडेंट भी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा आरयूएचएस से एफिलिएटेड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां से कंप्लीट कर सकता है। आगे देखो फिर अपन जो नेक्स्ट चीज जो अपन देख रहे हैं यूजी कोर्सेज की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं, यूजी कोर्सेज के अंदर। जो यूजी कोर्सेज के अंदर अपन ने स्पेशली जो बात की थी तो वो यूजी कोर्सेज है आपका 3 कोर्सेज की अपन ने बात की थी। पहला कोर्स कौन सा था आपके पास में, बीआरटी कर सकते हैं आप। दूसरा क्या कर सकते हैं, बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, इसमें डिग्री अपन कर सकते हैं। तीसरा कोर्स कौन सा हो गया, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, बीआरटी के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट बीआरटी का कोर्स आरयूएचएस से एफिलिएटेड कॉलेज से कर सकते हैं। तो देखो भाई इसके अंदर अगर आप रेडियोलॉजी के अंदर या फिर आप जो अपन बात कर रहे हैं कि रेडियोलॉजी के अंदर जो स्टूडेंट, रेडिएशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो स्टूडेंट अपना आगे फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं तो इन स्टूडेंट के लिए अपने पास जो ऑप्शन है वो बीआरटी कोर्स है। और बीआरटी कोर्स का अपन अब बात कर रहे हैं कि इसका जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसको करने के लिए, तो उसी चीज़ की अपन देखो बात करते हैं। तो बीआरटी के लिए क्या होना चाहिए भाई आपके पास, आप 12th जो है, अगर अपन 12th की बात करते हैं तो आपका 12th के अंदर कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए, 50%। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या होना चाहिए आपके पास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये अपने पास में 3 कोर्स की हमें जो बात कर रहे हैं ये तीनों चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। ठीक है। तो ये तीनों कोर्स अपने पास ये होना चाहिए 12th के अंदर। अच्छा, इंग्लिश भी आप जो है क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए उसके अंदर। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का एग्रीगेट जो है कितना होना चाहिए आपके पास, 50% होना चाहिए आप, तब जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीआरटी के लिए आपको कितना परसेंट चाहिए, 50% चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। अब देखो अपना जो सेकंड कोर्स था उसकी अपन बात कर रहे हैं बीएमएलटी। किसकी बात कर रहे हैं आप,
बीएमएलटी की बात कर रहे हैं, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो जो स्टूडेंट मेडिकल लैब के अंदर यूजी कोर्सेज करना चाहता है तो उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखो आपका जो क्लास 12th है उसके अंदर आपकी जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए आपके पास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास में। तो जो बायो स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट है वो ये कोर्स कर सकते हैं। तीसरा देखो अपना सेकंड नंबर का आपका ये हो गया था। थर्ड नंबर की अपन बात कर रहे हैं ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स, जिसको अपन बोल रहे थे बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। तो जो स्टूडेंट ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट के अंदर यूजी करना चाह रहा है तो उसके लिए बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। भाई एक चीज स्पेशली है कि बी ऑप्थो जो है वो दोनों स्टूडेंट कर सकता है, पीसीबी वाला भी कर सकता है 12th के अंदर और पीसीएम वाला भी कर सकता है। जिन स्टूडेंट के पास 12th के अंदर मैथमेटिक्स रहा है तो वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। कई स्टूडेंट पूछते हैं मैथमेटिक्स वाले भी पूछते हैं क्या सर हम बीआरटी कर सकते हैं, क्या सर हम बीएमएलटी कर सकते हैं। भाई बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप सिर्फ और सिर्फ अगर यूजी कोर्स करना चाहते हो आरयूएचएस से पैरामेडिकल के अंदर तो आप केवल और केवल बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी ये कोर्स आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएमएलटी और बीआरटी यूजी कोर्स नहीं कर सकते। आगे देखो भाई अब बात किसकी आती है, एज की आती है कि भाई हमारी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखो भाई एज की अपन बात कर रहे हैं तो अगर अपन मिनिमम एज की बात करें तो देखो हमारी जो मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए। कम से कम जो एज है कौन स्टूडेंट जो है ये फॉर्म भर सकता है तो एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए। अच्छा आपका जो एज का जो क्राइटेरिया है भाई वो भी आप ध्यान रखना, आपका जो है 31 दिसंबर 2022 मतलब 2022 के लास्ट तक आपकी 31 दिसंबर तक आपकी जो एज है वो कितनी हो जानी चाहिए, 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। 17 साल आपकी 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल कर सकते हो, ये फॉर्म आप भर सकते हो। आगे देखो भाई बात कर रहे हैं आप किसकी, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं आप, रिजर्वेशन की। तो देखो रिजर्वेशन के अंदर कुछ चीज अपन देख लेते हैं कि भाई रिजर्वेशन किस तरह से रहेगा सीट के अंदर। तो देखो अगर अपन बात करते हैं रिजर्वेशन के लिए तो जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि अपन बात कर सकते हैं एससी कैटेगरी हो गया, एसटी हो गया, एसटी हो गया, नॉन क्रिमिनल ओबीसी हो गया, एमबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। तो उनके लिए भी आपको अपन को क्या ध्यान रखना है, अगर हमें रिजर्वेशन का हमें बेनिफिट लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड जो भी एफिडेविट्स हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। काउंसलिंग के टाइम भी हमें क्या करने पड़ेंगे, वहाँ डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर ये अपने पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो अपन रिजर्वेशन का प्रॉफिट नहीं ले सकते। आगे देखो भाई अब बात आती है कि सर जो हमारे पास में जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कब का बना हुआ होना चाहिए, कब का नहीं बना हुआ होना चाहिए। तो देखो भाई उसकी बात कर रहे हैं आप। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी का जो है आपका जो सर्टिफिकेट है वो 20 अगस्त 2021 उसके बाद का क्या होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। उसी तरह से एमबीसी की बात करते हैं, एमबीसी का सर्टिफिकेट भी क्या होना चाहिए आपके पास में, 20 अगस्त 2021 के बाद का होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी क्या रहेगा आपका 22 और 23 मतलब 22 के अंदर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट जो है आपके पास में पुराने नहीं होने चाहिए। आगे देखो भाई नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं इसके अंदर और क्या है, पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन है, इसकी जो 5% सीट्स हैं वो अपने पास में क्या रहती हैं, रिजर्व रहती हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं
नेक्स्ट जो आपके पास में बात कर रहे हैं अपन वो है डोमिसाइल की बात कर रहे हैं भाई। भाई कौन कौन से स्टूडेंट जो है आपका आरयूएचएस का जो एंट्रेंस एग्जाम लग रहा है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो देखो डोमिसाइल क्राइटेरिया की अपन बात करते हैं तो राजस्थान के स्टूडेंट तो इसके लिए एप्लीकेबल ही हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया के स्टूडेंट भी इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं और इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अर्थात ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट है वो भी आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से अपना पैरामेडिकल के यूजी कोर्सेज कर सकते हैं। आगे देखो भाई मेडिकल फिटनेस। अच्छा मेडिकल फिटनेस की अभी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के दौरान जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उस दौरान आपको हेल्थ सर्टिफिकेट जो है हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो हेल्थ सर्टिफिकेट की अभी हमें जरूरत नहीं है, ये कब जरूरत पड़ेगी अपन को, एडमिशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी हमें, एडमिशन के टाइम पे हमें जरूरत पड़ेगी। आगे देखो भाई नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अपन, सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं, सीट मैट्रिक्स की अपन बात करने वाले हैं। तो देखो भाई सीट मैट्रिक्स के अंदर भाई यहां पर अपन पूरी बात ये देखेंगे। सीट मैट्रिक्स के अंदर देखो भाई आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कितने मेडिकल कॉलेज है जिनके द्वारा अपन आरयूएचएस से रिलेटेड जो 3 डिग्री है हमारे पास, बीआरटी, बीएमएलटी और बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ये तीनों डिग्री जो है हम कौन कौन से कॉलेजेस से अपन कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास कितने कॉलेज है। तो आपका 2022 वाला जो सेशन है उसके लिए देखो अपन बात कर रहे हैं, यहां पर तो आपका क्या दिया हुआ है, कोर्स दिया हुआ है नीचे की तरफ। तो इस साइड में क्या दिए हुए हैं आपके पास में, कॉलेज दिए हुए हैं कि कौन कौन से कॉलेज से अपन क्या कर सकते हैं, आप ये डिग्री कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एमएससी की बात कर रहे हैं। जो स्टूडेंट रेडियोथेरेपी में करना चाहते हैं तो देखो आपकी जो एक सीट रहेगी वो तो आपका फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए रहेगी और 2 सीट जो रहेगी वो किसकी रहेगी, आपका इन सर्विस कैंडिडेट्स की रहेगी। किसकी रहेगी, इन सर्विस कैंडिडेट्स की रहेगी। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एक सीट जो है फ्रेश स्टूडेंट जो है वो इसमें क्या ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। और एमएससी के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉलेज है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो अगर आप रेडियो के अंदर आप जो है क्या करना चाहते हो, रेडियोथेरेपी में एमएससी, तो उसके लिए आपके पास में एसएमएस मेडिकल कॉलेज है। आगे देखो भाई नेक्स्ट जो चीज अपन देख रहे हैं, तो वो अपन देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम। आगे देखो भाई अगर मान लो कोई जो है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर जो अपन बात कर रहे थे कि जो डिप्लोमा करना चाहता है उस स्टूडेंट के लिए 2 स्टूडेंट तो फ्रेश जा सकते हैं और एक कौन रहेगा आपका इन सर्विस, जो पहले से जॉब के अंदर काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उसके लिए एक सीट क्या रहती है, रिजर्व रहती है। आगे देखो भाई बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, आपकी 10 सीट तो कहाँ पर है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर है। 20 सीट अपने आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के अंदर है और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर कितनी है, 20 सीट है। तो ये अपने पास 3 तो क्या हो गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गई। एसबीएस में 10, आरयूएचएस में 20 और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर यहां पर भी कितनी सीट है आपकी, 20 सीट्स है। अब देखो भाई आगे जो अपन देखते हैं तो ऑप्थो के लिए और एक चीज और है आपके पास में, प्राइवेट कॉलेज जो है आनंद आई इंस्टीट्यूट है। आनंद आई इंस्टीट्यूट के अंदर आपके इस एग्जाम से कितनी सीट भरी जाएगी, 10 सीट भरी जाएगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर अपन टोटल सीट की बात करते हैं तो कितनी सीट हो जाती हैं, 60 सीट हो जाती है हमारे पास। तो ऑप्थेल्मो की जो आपकी ऑप्थेल्मो जो टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए आपके पास में टोटल सीट कितनी है, 60 सीट्स हैं। आगे देखो भाई अगर अपन बात करते हैं बीएमएलटी की, बीएमएलटी के अंदर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 10 सीट है, आरयूएचएस के अंदर 30 सीट्स हैं, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर कितनी है, 20 सीट्स है। और यहाँ पर जो आपका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, जो आपका जेएलएन मेडिकल कॉलेज है वहां पर कितनी है आपके पास में, 10 सीट है। तो इस तरह से अगर अपन बात करते हैं तो टोटल सीट की अगर अपन बात करें तो कितनी हो गई, 70।
बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। कितनी सीट बन जाती है टोटल? 70 सीट्स रहती हैं। आगे देखो भाई बीआरटी के लिए, बीआरटी के लिए देखो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर टोटल कितनी सीट है? 30 सीट है। ये 25 सीट है वो फ्रेश स्टूडेंट के लिए है, और 5 सीट जो है वो है इन सर्विस स्टूडेंट्स के लिए। भाई कई स्टूडेंट्स होते हैं जो डीआरटी करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग जाते हैं, इन सर्विस में होते हैं, तो अगर वो आगे यूजी कोर्स करना चाहता है, बीआरटी करना चाहता है, तो उसके लिए कितना % सीट रहती है आपकी? 5 सीट यहाँ पर रहती है आपकी। तो 30 सीट आपकी ये हो गई यहाँ पर। 30 सीट जो है आपकी कहाँ पर है? आरयूएचएस के अंदर है। 20 सीट जो है आपकी कहाँ पर है? डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर है। और 20 सीट जो कहाँ पर है? एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर के अंदर है। और 10 सीट जो है आपके पास कहाँ पर है? जेएलएन मेडिकल कॉलेज के अंदर है। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास जो सीट हो जाती हैं, तो देखिए आपके पास में 50 सीट्स तो ये हो गई, इसके अलावा 60 हो गई, तो इस तरह से कितना हो गया? 110। तो बीआरटी के लिए टोटल अपने पास जो सीट है वो 110 सीट है। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल ध्यान रखना भाई इस चीज का। और इस तरह से अगर अपन तीनों कोर्सेज की बात करते हैं तो टोटल सीट जो है हमारे पास कितनी हो जाती हैं? 240। तो टोटल सीट हमारे पास कितनी रहती है? 240। तो भाई इस तरह से अब ध्यान रखना आप लोग कि कौन कौन से कॉलेज है, कॉलेजों की अपन ने बात कर ली है, और उसके अंदर सीट मैट्रिक्स की अपन ने बात कर ली है। तो देखो भाई आगे अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा सीट मैट्रिक्स हो गया। आगे देखो सीट मैट्रिक्स के बाद में जो अपन नेक्स्ट चीज जो कर रहे हैं अपन, ये तो अपन ने सारा डिस्कशन कर लिया है इसके अंदर। आगे चीज देखो भाई, ये भी अपन ने बात कर ली थी, पीजी डिप्लोमा की भी अपन ने बात कर ली है। ये भी बात कर ली है कि बीआरटी के अंदर अपने पास में कितनी 5 सीट रहती हैं, और वो इन सर्विस कैंडिडेट्स की रहती हैं। ये अपनी बात हो गई है। अब बात आती है किसकी? फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर का तो आपका वहाँ कॉलेज के अंदर लगभग जो स्टूडेंट बॉयज़ वगैरह जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी हैं, उसके लिए तो 21,000 रुपये रहती हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस रहती हैं वो कितनी रहती हैं? 21,000 रुपये रहती हैं। और साथ में 5,000 रुपये जो है आपकी क्या रहती हैं? क्वेश्चन मनी रहती हैं। उसी तरह से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 15,000 के राउंड आपकी क्या रहती है? गवर्नमेंट फीस रहती है वहाँ की। देखो आगे जो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आगे देखो भाई एप्लीकेशन प्रोसीजर की अपन बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर से पहले आपको पूरी बुकलेट की इंफॉर्मेशन ले लेनी है, अच्छे से आपको बुकलेट को आपको रीड करना है। उसके बाद में जो है आपको अपना फॉर्म जो है वो क्या करना है? फिलअप करना है। और फिर भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या किसी तरह की आपको कोई भी फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर अभी अपन ने शुरुआत जहाँ से अपन ने फॉर्म की थी वहाँ अपने इंस्टीट्यूट के नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे देखो भाई, अब जो अपन नेक्स्ट बात करेंगे, ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर अपना हो गया। अब बात जो आती है अपनी जो भी अब बात करेंगे, आप किसके बारे में बात करेंगे? जो भाई जो भी कोई दिक्कत होती है किसी भी स्टूडेंट को आईडी पासपोर्ट से, तो वो वहाँ से अपना जो दिया हुआ है वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो इसको कंप्लीट कर सकता है। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन करने जा रहे हैं, वो है एग्ज़ाम की बात करना जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एग्ज़ाम। तो देखो भाई आपका जो इसका एग्ज़ाम रहेगा, उस एग्ज़ाम के अंदर आपके पास में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन के अंदर अपना रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अपने 50 क्वेश्चन तो किसके आने वाले हैं? फिजिक्स के, और 50 क्वेश्चन जो है किसके आने वाले हैं? केमिस्ट्री के। सिलेबस जो आपका रहेगा 11th और 12th, 11th और 12th का फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। एक चीज़ का ध्यान रखना भाई इस एग्ज़ाम के अंदर केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री आती हैं, बायोलॉजी इस एग्ज़ाम के अंदर नहीं आती। तो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर बायोलॉजी नहीं आती। आगे देखो भाई, दूसरा आपको जो टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 120 मिनट्स मिलेगी।
अर्थात इस एग्जाम के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट चीज जो अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो ये आपका क्लियर हो ही गया है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आने हैं और 50 किसके आने हैं, केमिस्ट्री के आने हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, 120 मिनट्स रहेगा। सिलेबस जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। आगे देखो भाई, आपका जो एडमिशन टेस्ट है ये अपन ने पहले ही अपन ने क्लेरिफाई कर दिया है इस चीज़ को। तो इसमें देखो आपका जो ये अपन ने बात ही कर ली है, तीनों कोर्सेज हो गए अपने पास में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, किसका रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इस एग्जाम के अंदर केवल और केवल 11th-12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे अपने, 100। 50 क्वेश्चन किसके रहेंगे, फिजिक्स के, और 50 किसके रहेंगे, केमिस्ट्री के। इस तरह से हमारा टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 100, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितना रहेगा, 100। आगे देखो भाई, आगे देखते हैं अपन इसको, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो भाई, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे पूछते रहते हैं कि सर एग्जाम के अंदर नेगेटिव कितना रहेगा या नेगेटिव का क्या परसेंटेज रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। नो नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना। इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का रहेगा, +1, 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट चीज अपन देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं एडमिशन टेस्ट के लिए। जो भी एक नॉर्मल चीज है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह आपको मिल ही जाएगा, और एडमिट कार्ड के बाद में आपको जो है आगे का आपका एडमिशन का क्या रहेगा, प्रोसीजर रहेगा, एग्जाम का प्रोसीजर रहेगा। आगे देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं कि जो भी आपके 12th के जो स्टूडेंट है जिन्होंने क्लियर कर लिया है, उसके लिए जो भी आपका आईडी प्रूफ वगैरह जो रहेगा वो आपका कंप्लीट रहेगा ही रहेगा इसके अंदर। अब देखो दूसरी चीज जो है अपन बात कर रहे हैं एडमिशन प्रोसीजर, ये हो गया आपका यूजी प्रोसीजर के लिए आपके लिए बात हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं आप अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज ऑन कोर्स, अलॉटमेंट कॉलेज एंड कोर्स, तो इसकी बात कर रहे हैं। देखो भाई, आपको देखो कॉलेज और कोर्स के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको भाई आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं और जिस भी मेडिकल कॉलेज से आप करना चाहते हैं, तो रिजल्ट आने के बाद हमारी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग के दौरान हमें कोर्स और कॉलेज को अलॉटमेंट करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को मान लो BMLT करना चाहता है, साहब क्या करना चाहता है, BMLT करना चाहता है। अभी वो मान लीजिए SMS से करना चाहता है, तो पहली चॉइस उसने क्या भर दी, SMS। फिर मान लो BMLT उसको अगर SMS में नहीं मिलता है तो वो फिर सेकंड ऑप्शन क्या डाल दिया उसने, RUHS। उसी तरह से फिर उसको BMLT ही अगर करना है तो तीसरा ऑप्शन क्या डाल दिया उसने, JLN मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह से हमें क्या करनी होती है, चॉइस फिल करनी होती है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें कोर्स और कॉलेज का क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। कोर्स और कॉलेज का जो अलॉटमेंट होता है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पे, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप देखिए भाई, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट यूजी कोर्सेज वगैरह की अपन ने बात कर ली है। अब देखो थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि भाई अगर मान लो 2 कैंडिडेट हैं, उसके मार्क्स मान लीजिए सिमिलर आ रहे हैं, दोनों के कितने आ रहे हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो उस केसेज में पहले सीट किसको अलॉटमेंट होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखो भाई इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर 2 स्टूडेंट के नंबर बराबर आते हैं, सिमिलर आते हैं, तो पहले सीट किसको अलॉट होगी उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जिसके इस एग्जाम में फिजिक्स में अगर नंबर ज्यादा है, फिजिक्स में नंबर क्या है, ज्यादा है, तो पहले उसका अलॉटमेंट होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए फिजिक्स में भी दोनों के नंबर क्या है, बराबर है, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या देखा जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स देखे जाएंगे। और जिसके अंदर केमिस्ट्री में, जिस स्टूडेंट के केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा होंगे, पहले एडमिशन उसका होगा, पहले अलॉटमेंट उसका होगा। फिजिक्स में भी बराबर मान के चल रहे हैं, पर मान लो बराबर है, केमिस्ट्री में भी दोनों के नंबर क्या है, बराबर है। अब तीसरा ऑप्शन क्या जाता है, तो देखो भाई जिस स्टूडेंट की एज क्या है, ज्यादा है, जिस स्टूडेंट की एज क्या है, ज्यादा है,
उसका एडमिशन या उसको कोर्स अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट पहले होगा। तो अगर सेम नंबर आते हैं तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जिससे आपका क्या होता है, अलॉटमेंट। पहले नंबर पर फिजिक्स के मार्क्स देखे जाते हैं, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री और तीसरे नंबर पे एज देखी जाती है। ठीक है, अब देखो भाई आगे अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, पीजी कोर्सेज की अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर पीजी कोर्सेज की अपन बात करें तो देखो पीजी कोर्सेज के अंदर क्या रहेगा, पीजी कोर्सेज के अंदर ये रहेगा कि भाई जिसके अंदर यूजी के अंदर मार्क्स ज़्यादा है, फर्स्ट टर्म के अंदर कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। दूसरी चीज़ देख रहे हैं आप, भाई जिसने यूजी की है भाई वही तो पीजी करेगा, तो इसलिए क्या रहेगा भाई कोई सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, मार्क्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा केस है अगर ये भी सेम होते हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी पहले एडमिशन उसका होगा, है कि नहीं है। अगर ये भी मान लो एज वाला भी सेम हो जाता है तो आपका जो है 10+2 के अंदर जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं पहले अलॉटमेंट उसका होगा। ठीक है भाई, आगे देखो, तो ये वो केस है जिस केसेस के अंदर अगर नंबर क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद में रिपोर्टिंग एंड अलॉटमेंट क्या है, रिपोर्टिंग एंड अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग एंड अलॉटमेंट, डिपॉजिट फीस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। आपका रिजल्ट आने के बाद में जैसे काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होने के बाद में अपन क्या करते हैं, फिर आपका जब एडमिशन होता है तो आपको कई चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, आपको देखनी पड़ती हैं। फीस वगैरह का हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करने होते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे जो देखो अपन नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं और बात कर लेता हूँ। ये तो कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनका इतना कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। और जो स्टूडेंट मान लीजिए एफिडेविट भाई उनको बनाना पड़ेगा, जो पीएच स्टूडेंट है तो पीएच स्टूडेंट के लिए आपको एफिडेविट जनरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट ये प्रोसीजर रहता है। अब देखो भाई बच्चों, ओन स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहा है, जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स करना चाह रहा है, तो उसी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। तो वो आप जो है अच्छे से एक बार देख लीजिए भाई। इस एग्ज़ाम के लिए आरयूएचएस पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए अपने डिवाइन पैरामेडिकल क्लासेज के अंदर इसके ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इसके ऑफलाइन बैच जो है आपके 17 अगस्त से इसके जो एग्ज़ाम है, इसका जो अपन बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अपन ने बच्चों को क्या करवा दी है, स्टार्ट करवा दी है। इस एग्ज़ाम के अंदर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको पैरामेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी, इस प्रिपरेशन से वो तीनों एग्ज़ाम को क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। तो 17 आपका अगस्त है, वहां से आपके बैच की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। और डिवाइन पैरामेडिकल क्लास ने न जाने कितने बच्चों का अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अलग अलग कोर्सेज के अंदर सिलेक्शन करवा के भेजा है। तो जो स्टूडेंट भी अभी भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहता है, तो वो उसका डिवाइन पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर मोस्ट वेलकम है। बिना टाइम गवाए अपनी प्रिपरेशन को क्या कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। थैंक यू। से कितना खिंच गया, वो बुकलेट ही थी तो यार वो बताना ही पड़ता सारी चीज। घंटे भर से ज्यादा गया क्या?